हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नोटिस। ठीक है, पिछले सेशंस में हमने बाकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने उसे स्टडी किया हुआ है। साथ ही में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से स्टडी की है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज़ की लिंक भी मिल जाएगी। तो आज के सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नोटिस। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, अ नोटिस लिटरली मीन्स नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स। नोटिस का मतलब ये है कि किसी चीज़ की नॉलेज होना, किसी चीज़ की जानकारी होना। ठीक है, वेर अ पर्सन हैज़ अ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी फैक्ट ही सेड टू हैव अ नोटिस ऑफ द फैक्ट। यानी कि जब किसी इंसान को किसी फैक्ट के बारे में जानकारी होती है, उसे उस बात का नॉलेज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसे उस बात की नोटिस है, उसे उसके बात के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट वेर अ पर्सन हैज़ अ नोटिस ऑफ सम फैक्ट और ट्रांजैक्शन द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट फैक्ट और ट्रांजैक्शन इज़ बाइंडिंग ऑन हिम। यानी कि जब किसी पर्सन को किसी चीज़ की नोटिस होती है, यानी उस बारे में उसमें जानकारी होती है, उस बारे में उससे नॉलेज होती है, तो वो जो नॉलेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उस फैक्ट को लेकर, वो उस इंसान के ऊपर बाइंडिंग बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो लोगों के बीच में अगर किसी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है या वो जिस चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में दोनों पर्सन्स को, दोनों पार्टीज़ को अगर नॉलेज है, नोटिस है उस बात की, तो वो बाद में जाकर ना उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी ट्रांजैक्शन है, वो जो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो उन दोनों के ऊपर बाइंडिंग रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखिए, ए पार्टी है और बी पार्टी है। ठीक है, अब ए क्या कर रहा है, बी से एक हॉर्स बाय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ने जो है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे या वो जब घोड़ा बेच रहा था ए को, तब उसने कहा था कि देख भाई, ये अनसाउंड माइंड का है, कभी कभी साउंड रहता है, कभी कभी अनसाउंड बन जाता है, अपने रिस्क पे खरीद ले। तो यहाँ पे ए ने बिना किसी हेजिटेशन के या बिना कुछ और सोचे कहा था, तू टेंशन मत ले, मेरे को ये घोड़ा पसंद है और मैं इसे खरीद रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे इस ए जो पार्टी है, इसे पता था कि ये जो घोड़ा है ये अनसाउंड माइंड का है, कभी कभी रहता है साउंड, कभी कभी अनसाउंड, तो फिर भी उसने अपने रिस्क पे इस बात की नॉलेज, इस बात की इन्फॉर्मेशन, इस बात की नोटिस होने के बावजूद भी कि वो अनसाउंड माइंड का है, उसने वो घोड़ा खरीदा। तो यहाँ पे ये जो नॉलेज है, ये जो फैक्ट है या ये जो ट्रांजैक्शन है, ये इसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। बाद में जाकर ए इस बात को डिनाई नहीं कर सकता या बी को सू नहीं कर सकता है कि भाई तूने मुझे ये कैसा घोड़ा बेचा, अनसाउंड माइंड का, इसका कुछ फ़ायदा है ही नहीं। तो यहाँ पे वो डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे देते समय या बेचते समय बी ने ऑलरेडी उसे इस बात की जानकारी दी हुई थी। तो समझ में आ रहा है, नोटिस का मतलब ये क्या है कि किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना, जानकारी होना, उसे हम कहते हैं नोटिस होना। राइट, अब देखिए सेक्शन 3 में क्या कहा है, अ पर्सन is said to have a notice of a fact when he actually knows that fact, or when but for willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made, or gross negligence he would have known it। तो बेसिकली देखिए, घुमा फिरा के नोटिस यही कहता है कि नोटिस होना यानी कि किसी चीज़ के बारे में उसे मालूम होना, उसके बारे में उसे जानकारी होना, इन्फॉर्मेशन होना, या फिर थोड़ी सी सर्च या इंक्वायरी करने के बाद उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सकती थी, उसे उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, तो इसे कहा जाता है नोटिस। ठीक है, देखिए अब काइंड्स ऑफ नोटिस। तो यहाँ बेसिकली जो है, पर्सन को
एक्चुअल नोटिस भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी हो सकती है, इम्प्यूटेड नोटिस भी हो सकती है, यानी किसी एजेंट के थ्रू से नोटिस मिल सकती है। नोटिस मिलना यानी जानकारी मिलना, इन्फॉर्मेशन मिलना, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। एजेंट के थ्रू से पता हो सकता है, या फिर जो प्रिंसिपल करके वो एक्ट कर रहा है ना, एज अ प्रिंसिपल करके एक्ट कर रहा है अगर किसी ट्रांजैक्शन में, तो एज अ प्रिंसिपल होने की वजह से उसे अगर किसी चीज़ की नॉलेज मिलती है तो ये माना जाएगा कि उसे नोटिस है, ठीक है। तो ऐसे जो नोटिस हैं ये कुछ पार्ट्स में, ये कुछ काइंड्स में डिवाइड किए गए हैं। देखिए, एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इम्प्यूटेड नोटिस। इन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए, एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस में क्या कहा है? एक्चुअल नोटिस इज दैट बाय विच द पर्सन अक्वायर्स डायरेक्ट और एक्चुअल नॉलेज नोटिस ऑफ द फैक्ट। यानी एक्चुअल नोटिस में जो पर्सन है वो डायरेक्ट एंड एक्चुअल नोटिस, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अक्वायर करता है किसी भी फैक्ट के बारे में। जब किसी पर्सन या जब कोई पर्सन एक मतलब रियल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मैनर में अक्वायर करता है ना, तो उसे हम एक्चुअल नोटिस कह सकते हैं। तो ये हमें नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी पर्सन है उसे एक्चुअल नोटिस से बाउंड रहना पड़ेगा। सी, इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ पर्सन इज बाउंड बाय द एक्चुअल नोटिस प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट अक्वायर्ड बाय हिम इज डेफिनेट, क्लियर, सर्टन, स्पेसिफिक बट शुड नॉट बी वेग और इनडेफिनेट। यानी जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी फैक्ट के बारे में उसे मालूम पड़ा है, वो कैसी होनी ज़रूरी है? तो डेफिनेट होनी ज़रूरी है, क्लियर होनी ज़रूरी है, सर्टन होनी ज़रूरी है, स्पेसिफिक होनी ज़रूरी है, वेग या इनडेफिनेट नहीं हो सकती। जैसे कि अभी हमने घोड़े का एग्जाम्पल दिया, उसमें बी ने उसे क्लियरली, ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूजन में रखते हुए क्लियरली बताया था कि ये घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, कोई ऐसे कन्फ्यूजन नहीं थी। ही क्लियरली मैंशनड इट, ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड व्हाट अ रियल कंडीशन ऑफ द हॉर्सेस। तो फिर भी उसने वो क्या किया था? घोड़ा खरीदा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैनर में क्या हुआ है? नॉलेज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दी है। तो ये है एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस, ठीक है। देखिए, इसके अलावा ओनली द नॉलेज ऑफ द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन इज एक्चुअल नोटिस रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज किसे होना? ट्रांजैक्शन में जो एक्चुअल पार्टीज इन्वॉल्व है ना, उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नॉलेज ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर द ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी टेकन टू बी एन एक्चुअल नोटिस फॉर दैट ट्रांजैक्शन। तो जो नॉलेज या जो ऐसा फैक्ट है या जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रांजैक्शन जो है उससे भाई रेलेवेंट ही नहीं है, इररेलेवेंट है, तो ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल नोटिस जो है उसके अंदर जो फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो है एक तरह का रियल होना या रेलेवेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन इररेलेवेंट चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेंगे, राइट। इन ओकले बाउडेन एंड कॉर्पोरेशन वर्सेस इंडियन बैंक लिमिटेड मद्रास 1964 के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एक्चुअल नोटिस एज अ बाइंडिंग नोटिस इट मस्ट बी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल नोटिस बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसका बाइंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइंडिंग होने के लिए उसका डेफिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट मस्ट बी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड इन द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन। यानी कि एक तरह की डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो क्या हो सकती है? नोटिस बाइंडिंग नोटिस कहलाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये किस पे बेस्ड है? तो ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज़ अ नोटिस विच ट्रीट्स अ पर्सन हु ought to have known a fact as if he actually knows it. So where a person actually does not know anything about a fact, but the court treats that under certain circumstances he must have knowledge of the fact, the notice is constructive. यानी कि यहाँ पे इम्प्लाइडली ये माना जाता है कोर्ट के द्वारा कि इसे नोटिस होनी चाहिए या इसे नोटिस होगी। यानी ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोर्ट को ये अलग से एक्सप्रेसली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट अपने आप ही इम्प्लाइडली मान लेता है कि अगर ऐसा है ना तो यहाँ पे इसे इस बात की नोटिस होगी, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं या ऐसे सर्कमस्टेंसेस है ना, तो डेफिनेटली उसे यहाँ पे नॉलेज होनी ही चाहिए, उसे इस बात की नोटिस होनी ही चाहिए। तो ऐसे इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। देखिए, इट इज़ अ प्रिज्यूम्ड और इम्प्लाइड नोटिस। देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस इन विच द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट अंडर दोज सर्कमस्टेंसेस अ पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ द फैक्ट, ठीक है। उसे मालूम होनी चाहिए, उसे उस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन टेक लीगल प्रिजम्पशन
प्रिजम्पशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो यहाँ पे अभी हम जो फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस डिस्कस करेंगे, इसमें कोर्ट क्या करता है, लीगली प्रिज्यूम कर लेता है कि भाई इसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इस बात की। देखिए कौन सा है, तो विलफुल अब्सटेंशन फ्रॉम एनी इंक्वायरी और सर्च। देखिए विलफुल अब्सटेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च मीन्स अ पर्सन deliberately avoids to take a notice of a factor which a reasonable man would have taken in the normal course of time. Here a person being aware of the fact did not make an inquiry which ought to have made. Intention of the person is not bona fide in such kind of cases. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विलफुली किसी चीज़ की इंक्वायरी या किसी चीज़ का सर्च करने में अब्सटेंशन दिखाता है या खुद को अब्सटेन करता है, तो ये माना जाएगा कि उस बात के बारे में या फिर उस फैक्ट के बारे में उसे ऑलरेडी जानकारी है, तभी तो उसे उस बारे में इंक्वायरी नहीं करनी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डेलिबरेटली, देखिए एक रीजनेबल मैन किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में, अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ, किसी एक तरह का प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, ठीक है, या फिर एक ड्रेस खरीद रही हूँ मार्केट से, तो उस चीज़ को ख़रीदने से पहले मैं क्या करूँगी, अच्छे से उसे देखूँगी ना, ऊपर नीचे आगे पीछे की कहीं डैमेज तो नहीं है, अच्छी कंडीशन में तो है ना, तो ऐसे में इंक्वायरी एंड सर्च करूँगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विलफुली अब्सटेन करता है, अगर विलफुली इंक्वायरी या सर्च या उसे अच्छे से देखने में मना कर देता है, तो ये तो यही समझा जाएगा कि उसे उस दुकानदार पे तो बहुत भरोसा है, या फिर उसे उसके प्रोडक्ट्स पे, उसे उसकी क्वालिटी पे क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, इसीलिए तो उसने उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की, या फिर उसने उसमें कोई इंक्वायरी या फिर उसे अच्छे से चेक करने में उसने उसे कोई एफर्ट नहीं दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अगर वो खुद होकर विलफुली अब्सटेन करता है किसी इंक्वायरी करने से या फिर रिसर्च करने से, तो ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसे उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी नोटिस है। इन एच एन नारायण स्वामी वर्सेस देवी रम्मा 1981 के केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि वेयर प्लेंटिफ वॉज इन एक्चुअल पोजीशन, अगर प्लेंटिफ एक्चुअल पोजीशन में है लेकिन उसका प्रैक्टिकली ओनर जो है वो कौन है, डिफेंडेंट, तो इस डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती है कि इंक्वायर करे कि प्लेंटिफ को क्या राइट्स हैं, उसके क्या राइट्स हैं, वो पोजीशन लेकर बैठा है ना प्रॉपर्टी का, तो उसके बेसिकली क्या राइट्स हैं, किस हक से, किस टाइटल से उस वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है, तो ये इंक्वायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंडेंट की बनती है as an owner. Now gross negligence, negligence का मतलब है carelessness, but if the negligence is so grave or gross that a man of ordinary prudence या common prudence can never be expected to do, the negligence is gross। यानी कि अगर कोई नेग्लिजेंस इतना ग्रेव है, इतना बड़ा या ग्रॉस है कि कोई कॉमन इंसान जो है, कॉमन रीजनेबल माइंड का जो इंसान है, वो कभी ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता है, तो ये समझा जाएगा कि वो नेग्लिजेंस कैसा है, ग्रॉस है। फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस पर्सन कैन ऑलवेज बी हेल्ड लायबल एंड नेवर एक्सक्यूज, और ऐसे ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए पर्सन को हमेशा लायबल पकड़ा जाएगा, उसे एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। अब इस चंदूराम वर्सेस म्युनिसिपल कमिश्नर के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एक पर्सन है, वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है म्युनिसिपल एरिया में, तो ये उसे समझना चाहिए, वो इट इज़ डीम्ड ओनली टू बी अवेयर दैट अ म्युनिसिपल टैक्स आर चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी विच यू इंटेंड टू परचेस। यानी कि जो प्रॉपर्टी वो परचेस करना चाह रहा है म्युनिसिपल एरिया में, उसे उस चीज़ के या फिर उस प्रॉपर्टी के उसे टैक्सेस तो भरने पड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी को। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस उसे देने पड़ेंगे, तो ये कोई भी कॉमन इंसान जो है उसे डीम कर लेना चाहिए that if he is buying the property in the municipal area, then whatever property he is buying, तो उस चीज़ के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए उसे म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, आई डोंट हैव नोटिस, मुझे नोटिस नहीं थी इस बात की, ठीक है, कि यहाँ पे टैक्सेस भरने वगैरह। ठीक है, इट इज़ डीम्ड ओनली, यू हैव टू नो दिस। Now registration as a notice. Constructive notices are applicable in cases where documents are required to be registered. देखिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगर रजिस्टर्ड करने ज़रूरी है तो इस बात की कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको होनी चाहिए। मेरा डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इट इज़ प्रिज्यूम दैट ऑल पर्सन्स कंसर्न हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मटेरियल फैक्ट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी विच इज़ मेंशन्ड इन द डीड और विच कैन रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम इट्स कंटेंट्स। यानी कि अगर डीड रजिस्टर की गई है तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ डेफिनेटली उनकी कंसेंट होती है डीड रजिस्टर्ड करने से पहले। तो अगर डीड कोई रजिस्टर की गई है तो ये इम्प्लाइडली माना जाएगा कि जो भी पार्टीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो बाइंडिंग है उस चीज़ को लेकर, उन्हें पता है उसमें जो भी मटेरियल फैक्ट्स लिखे हुए हैं और जो भी कंटेंट्स उसमें लिखे गए हैं उस बारे में उसकी जानकारी जो है पार्टीज़ को है। Where a document is not subject to compulsory registration, its registration does not amount to constructive notice. साथ में अगर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है
ये इसकी नोटिस होना कि एक डीड को रजिस्ट्रेशन करना है, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये नहीं माना जाएगा। इट इज़ नॉट, इफ इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। दिस रजिस्ट्रेशन अमाउंट्स टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस ओनली व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आर ड्यूली कंप्लीटेड। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस या फिर इसे इम्प्लाइडली कब माना जाएगा, जब वो जो डीड है या जो भी उन्होंने कंप्लीट किया है रजिस्ट्रेशन, उसकी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने अच्छे से कंप्लीट की हुई हैं, ठीक है। अगर डीड में उन्होंने सारी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की 1988 की अगर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की हैं तो ये माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन एम रामकृष्णा रेड्डी वर्सेस सब रजिस्ट्रार बैंगलोर के केस में कोर्ट ने ये कहा कि एनी पर्सन जिसे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करना चाहता है, उसे डीम किया जाएगा कि उसे जो भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स है या रजिस्ट्रेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस बात से वो वाकिफ़ है, उस बात की उसे नोटिस है, ठीक है। Actual possession as a notice. Any person acquiring any immovable property shall be deemed to have a notice of a title if any of any person who is in actual possession of such immovable property. यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है तो ये डीम किया जाएगा कि उसे इस बात की नोटिस है, ठीक है, कि उसकी जो उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजीशन में करंटली जो इंसान है उस पर्सन का टाइटल क्या है। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिगार्डेड एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ सच टाइटल विच द पर्सन इन पोजीशन में हैव। तो बेसिकली यहाँ क्या है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो भी उस इंसान प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या अभी करंटली जिससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस इंसान का टाइटल क्या है, ठीक है, उसके एक्चुअल पोजीशन में वो किस हक से है, राइट। इन आर के मोहम्मद वर्सेस हाजी वहाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विद रेफरेंस टू सब्सिक्वेंट परचेस इट इज़ एसेंशियल कि वो इंक्वायरी करे एज टू द टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एक्चुअल पोजीशन, जो एक्चुअल पोजीशन में है ना तो उसके टाइटल और इंटरेस्ट के बारे में वो इंक्वायरी करे when the sale transaction was made in his favor, ठीक है। तभी वो सब इंक्वायरी एंड सर्च करने के बाद ये समझ में आ जाए कि अगर टाइटल क्लियर है, ठीक है, तभी वो क्या करे, प्रॉपर्टी परचेज करे ताकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नोटिस टू एजेंट, देखिए एनी नोटिस और नॉलेज ऑफ अ फैक्ट टू एनी एजेंट अमाउंट्स टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू हिज प्रिंसिपल। यानी कि अगर किसी बात की नोटिस या नॉलेज एजेंट को है तो ये माना जाएगा कंस्ट्रक्टिवली इम्प्लाइडली की जानकारी जो है ये प्रिंसिपल को भी है। दिस इज बेस्ड ऑन द मैग्जाइम क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, जिसका ये मतलब है कि ही हु एक्ट्स बाय अनदर एक्ट्स बाय हिमसेल्फ। यानी कि द प्रिंसिपल जो है ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसे इस बारे में नोटिस नहीं थी, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अगर ये जानकारी एजेंट को है तो। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एजेंट, ठीक है, कि वो प्रिंसिपल को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता रहे, हर चीज़ के बारे में वो उसे नोटिस देता रहे, नॉलेज देता रहे। बट फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट अगर किसी तरह से एजेंट करता है तो फिर यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि प्रिंसिपल को इस बात की नोटिस है, ठीक है। इन रामपाल सिंह वर्सेस बालभद्र सिंह के केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि द नॉलेज ऑफ द एजेंट इज द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, इट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड इन्फरेंस ऑफ अ फैक्ट, ठीक है। अब देखिए इम्प्यूटेड नोटिस में यही एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला फंडा है। द वर्ड इम्प्यूट लिटरली मीन्स टू अस्क्राइब। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 3, जब किसी तरह का नॉलेज, किसी फैक्ट का नॉलेज अगर एजेंट अक्वायर करता है तो ये माना जाएगा कि उस बात की, उस फैक्ट की जो नॉलेज है वो प्रिंसिपल को भी है, वेदर द एजेंट एक्सप्रेसली कम्युनिकेट्स हिज नॉलेज टू द प्रिंसिपल और नॉट, ठीक है। सिंस द एजेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एजेंट ने एग्जीक्यूट की है जो भी मैंडेट है ऑफ द बिजनेस बाय डूइंग ऑल द नेसेसरी ड्यूटीज़ फॉर विच ही इज़ लायबल। हाउएवर व्हेन एन एजेंट अगर फ्रॉडुलेंटली किसी फैक्ट को कंसील रखता है, छुपा के रखता है ना फ्रॉम द प्रिंसिपल, तो ये नहीं माना जाएगा कि प्रिंसिपल को उस बारे में जानकारी है, क्योंकि यहाँ पे इस एजेंट ने फ्रॉडुलेंटली उस बात को कंसील करके रखा हुआ है, ठीक है। इन सच अ केस नोटिस टू एजेंट इज नॉट नोटिस टू द प्रिंसिपल, ओके। नाउ कंडीशंस देखिए, इम्प्यूटेड नोटिस के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी ज़रूरी है। सबसे पहला तो यही है कि एजेंट शुड हैव रिसीव्ड द नोटिस ड्यूरिंग हिज एजेंसी, जब तक वो एजेंसी में है, यानी कि जब तक उसका और प्रिंसिपल का रिलेशन है तब तक ये माना जाएगा कि एजेंट को उस बात की नोटिस है। ही शुड हैव रिसीव्ड सच नोटिस इन हिज कैपेसिटी एज एजेंट, एज एजेंट के कैपेसिटी में उसे वो नोटिस जो है रिसीव्ड होनी चाहिए। द नोटिस मस्ट हैव बीन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान उसे वो नोटिस
मिल जानी होनी चाहिए। इट मस्ट रिलेट टू अ मैटर मटेरियल टू द बिजनेस ऑफ एजेंसी, यानी बिजनेस ऑफ एजेंसी से मटेरियल वाली चीज़ें, मटेरियल यानी कि इम्पॉर्टेंट इसेंशियल चीज़ें जो है ये जो है इस बारे में जानकारी एजेंट को होनी चाहिए। ठीक है, तभी माना जाएगा कि एजेंट को इस बारे में नोटिस है, और फिर ये माना जाएगा आगे जाकर कि अगर ये बात की नोटिस एजेंट को है तो ये प्रिंसिपल को भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमने जो भी नोटिस वाला कंसेप्ट है ये अच्छे से स्टडी किया है। इसके अंदर हमने जो कुछ भी इसके काइंड्स हैं, जैसे कि हमने एक्चुअल नोटिस देखा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखा, इम्प्यूटेड नोटिस देखा, ये हमने सब अच्छे से स्टडी किया हुआ है। साथ में जो भी इसके हम कह सकते हैं कि इसेंशियल्स थे, या फिर जो भी किस तरह से कंस्ट्रक्टिव नोटिस बन सकती है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन पूरी तरह से अच्छे से स्टडी किया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में इस बात के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।